नमस्कार, आज हम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हरियाणा 2025-26 पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे हर साल गवर्नमेंट द्वारा बजट से पहले पेश किया जाता है और इसमें पिछले वर्ष का सरकार का पूरा लेखा-जोखा होता है। क्योंकि ये सरकार द्वारा इश्यू किया जाता है, इसलिए सबसे ऑथेंटिक डाटा इसके अंदर होता है। ये सरकार के इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इश्यू किया जाता है। एग्ज़ाम में इससे अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए, जो कि सीईटी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि हरियाणा में उप कोषागार यानी कि सब ट्रेजरी कितनी है। इसी प्रकार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है, हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये इसमें देखेंगे कि ये सारे के सारे आंकड़े इसमें दिए गए हैं। जैसे कि HCS 2019 में पूछा गया था कि हरियाणा में कितनी डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न और तहसील है। ये जो अपडेटेड डाटा है हर बार इसमें दिया जाता है। इसमें सबसे पहले बताया गया कि अभी हरियाणा में डिवीज़न की संख्या कितनी है, डिवीज़न या प्रशासनिक मंडलों की संख्या कितनी है, 6। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिवीज़न क्या होती है। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हरियाणा को विभिन्न प्रशासनिक यूनिट में बांटा गया है, जिसमें विलेज सबसे छोटी यूनिट होती है, उसके बाद में टाउन, उसके बाद ब्लॉक, सब तहसील, तहसील, सब डिवीज़न, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में डिवीज़न। डिस्ट्रिक्ट का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो डीसी या डिप्टी कमिश्नर होता है और डिवीज़न का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कमिश्नर होता है। इसके बाद जो ये 6 डिवीज़न दी गई हैं, इनकी हमें जानकारी होनी चाहिए कि हरियाणा में ये 6 डिवीज़न कौन-कौन सी हैं। इनमें सबसे ऊपर देखें तो अम्बाला, उसके बाद करनाल, उसके बाद रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार, ये टोटल 6 डिवीज़न हैं। इसके बाद हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि किस डिवीज़न में कौन-कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं। अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, जो हम बाद में देखेंगे भी। इस मैप को ध्यान से देखिए, इसमें जो एक कलर का प्रयोग किया गया है, ये एक डिवीज़न के लिए प्रयोग किया गया है, जिससे कि आपको डिवीज़न से लगती हुई डिस्ट्रिक्ट याद करने में आसानी हो, तो इसको अच्छे से याद करना है। इसमें देखें तो सबसे पहले अम्बाला डिवीज़न के साथ में पंचकूला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट इसके साथ अटैच है। दोबारा से याद करो, पंचकूला, अम्बाला और कुरुक्षेत्र, टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में इसी प्रकार करनाल में देखें तो करनाल के साथ में कैथल और पानीपत, कैथल और पानीपत, कैथल और पानीपत। उसके बाद गुरुग्राम या गुड़गांव, उसके साथ रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। फरीदाबाद के साथ में पलवल और नूंह, पलवल और नूंह। अब 2 सबसे बड़ी डिवीज़न बचती हैं, रोहतक और हिसार। रोहतक के साथ में सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी, टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं इसमें। इसी प्रकार हिसार में देखें तो सिरसा, फतेहाबाद, हांसी, जींद, इसमें भी 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। तो इस प्रकार हमने देखा है कि 3 डिवीज़न तो ऐसी हैं जिनमें 3-3 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, 1 डिवीज़न ऐसी है जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं और 2 डिवीज़न ऐसी हैं जिसमें 5-5 डिस्ट्रिक्ट शामिल। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, जो कि HSSC द्वारा पूछा गया था। इसमें एक तरफ प्रशासनिक प्रभाग या मंडल या एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स दी गई हैं, उसके साथ में सुमेलित करना है कि उसमें कौन सी डिस्ट्रिक्ट उसके साथ में अटैच है। तो जैसा कि आपने अभी सीखा है, फरीदाबाद के साथ में पलवल और नूंह अटैच था, गुरुग्राम के साथ में रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ अटैच था और रोहतक के साथ में चरखी दादरी, भिवानी, सोनीपत इत्यादि थे और करनाल के साथ में पानीपत था। तो इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन पुलिस कमिश्नरी या कमिश्नरेट और पुलिस रेंज से संबंधित अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, जिससे बच्चों को बहुत परेशानी होती है। कई बच्चे तो डिवीज़न, कमिश्नरी और रेंज में डिफरेंस ही नहीं कर पाते। यहाँ इनको एक-एक करके अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले देखते हैं पुलिस कमिश्नरेट या कमिश्नरी। हरियाणा में टोटल 5 पुलिस कमिश्नरी हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, सोनीपत और झज्जर। इनको याद करने का आसान सा तरीका है, सबसे पहले तो दिल्ली के साथ में लगती जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारी की सारी पुलिस कमिश्नरी हैं, जैसे कि सोनीपत,
झज्जर ध्यान रखना रोहतक नहीं है, और ना ही रोहतक दिल्ली को अटैच करती है। गुरुग्राम और फरीदाबाद, 4 कमिश्नरी ये हो गई, और पांचवी है पंचकुला। पांचवी है पंचकुला। तो पांचों कमिश्नरी अच्छे से याद हो गई, 4 दिल्ली के साथ वाली और एक पंचकुला। जो जिस प्रकार डिवीजन का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी था, कमिश्नर था, उसी प्रकार कमिश्नरेट या कमिश्नरी का भी सर्वोच्च अधिकारी सीपी होता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, जो कि आईजी या डीआईजी रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कमिश्नरी या कमिश्नरेट का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो किस रैंक का अधिकारी होता है, या उसे क्या बोलते हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस आईजी या डीआईजी रैंक का अधिकारी होता है। अब पुलिस रेंज को देखते हैं। पुलिस रेंज भी हमारी 5 हैं, अम्बाला, हिसार, करनाल, रोहतक और दक्षिणी रेंज या रेवाड़ी रेंज। इनमें भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, जैसे कि अम्बाला में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, हिसार में हांसी, फतेहाबाद, सिरसा और जींद, करनाल में करनाल, पानीपत, कैथल, रोहतक में रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, दक्षिणी रेंज में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नूंह। इनको भी अच्छे से याद करेंगे और मुझे आशा है आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगी। सबसे पहले तो 2 पुलिस रेंज ऐसी हैं जो डिवीजन में इक्वल थी, जैसे कि हिसार और करनाल। हमने देखा था कि हिसार डिवीजन में सिरसा भी शामिल था, फतेहाबाद भी शामिल था, जींद भी शामिल था, और जो नया डिस्ट्रिक्ट हांसी बना है वो भी शामिल था। तो हिसार डिवीजन और रेंज दोनों सेम है। हिसार रेंज में वही डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं जो कि हिसार डिवीजन में थे, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसी प्रकार करनाल में भी कैथल और पानीपत, कैथल और पानीपत, तो 2 डिवीजन और रेंज तो हमारी सेम हो गई। उसके बाद में देखते हैं अम्बाड़ा रेंज में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट शामिल है। अम्बाड़ा के आसपास हमने देखा था कि पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। क्योंकि हमारी जो पंचकुला है वो तो पुलिस कमिश्नरी है, वो तो रेंज में शामिल होगी नहीं, तो बचा कौन, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। तो होप, मुझे आशा है कि अब आपको अम्बाड़ा में पता लग गया होगा कि अम्बाड़ा रेंज में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट शामिल है। यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, पंचकुला नहीं, क्योंकि पंचकुला तो कमिश्नरी है। ठीक है। उसके बाद में रोहतक में देखते हैं। रोहतक डिवीजन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट शामिल थी, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर और सोनीपत। अब हमें पता है कि सोनीपत और झज्जर तो पुलिस कमिश्नरी हैं, वो तो रेंज में शामिल होंगे नहीं, तो रोहतक में बचा कौन, भिवानी और चरखी दादरी, भिवानी और चरखी दादरी। तो पुलिस रेंज रोहतक में भिवानी और चरखी दादरी ही शामिल हैं, बल्कि जो रोहतक डिवीजन थी उसमें इनके अलावा झज्जर और सोनीपत भी शामिल था। तो आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद देखते हैं लास्ट डिवीजन, हमारे लास्ट रेंज दक्षिणी रेंज या रेवाड़ी। दक्षिणी रेंज में दक्षिण के जो जो डिस्ट्रिक्ट हमारे महेंद्रगढ़, मेवात या नूंह और पलवल, यही बचे हैं, क्योंकि गुरुग्राम और फरीदाबाद तो हमारी कमिश्नरी है। तो दक्षिणी रेंज या रेवाड़ी में महेंद्रगढ़, मेवात या नूंह और पलवल शामिल होंगे। तो इस प्रकार हम इनको अच्छे से अलग अलग याद कर सकते हैं। अब इससे संबंधित आए हुए क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन हरियाणा के कमांडर के एग्ज़ाम में 2021 में पूछा गया था। इसमें एक साइड में अलग अलग पुलिस रेंज दी गई हैं तथा उसके साथ में डिस्ट्रिक्ट को मैच करना है। इसमें अम्बाड़ा डिवीज़न में हमने देखा था कि अम्बाड़ा के साथ में यमुनानगर और कुरुक्षेत्र अटैच है, हिसार के साथ में हांसी अटैच है, करनाल के साथ में कैथल और पानीपत अटैच थे, और दक्षिणी रेंज को हम रेवाड़ी रेंज के भी नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखते हैं जो यहाँ से पूछा गया। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में 2023 में पूछा गया था। हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं, यानी कि कमिश्नरेट हैं, और फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। हमने देखा था कि 5 पुलिस आयुक्तालय या कमिश्नरेट कौन कौन सी थी, पंचकुला, और फिर दिल्ली के साथ लगती 4 सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद।
तो फरीदाबाद भी एक पुलिस कमिश्नरेट है, तो इसके हिसाब से हमारे दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। इसमें आगे बताया गया है कि हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट या जिलों की संख्या 23 है। हमें पता है कि अभी पीछे झांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाया गया था 19 दिसंबर 2025 को। ध्यान रखना 16 दिसंबर को घोषणा की गई थी और 19 को ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और हमने देखा था कि बजट में भी 19 तारीख को ही झांसी के गठन की डेट माना गया है। उसके बाद हरियाणा में सब डिवीज़न या उपमंडलों की संख्या 80 है, तहसीलों की संख्या 94 है और सब तहसीलों की संख्या 49 है। यहाँ भी छोटा सा ट्रिक लगाया जा सकता है कि तहसीलों की जो संख्या है और सब तहसीलों की संख्या है, तहसीलों की संख्या का जस्ट अपोजिट है। अब इसमें भी ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि 94 तहसील थी या सब तहसील थी, तो ध्यान रखना तहसील सब तहसील से बड़ी होती है, तो इसलिए 94 भी तहसीलों की संख्या है। तो इसको हम ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं, 94 तहसील और 49 सब तहसील। इसके बाद में ब्लॉकों की संख्या 143 है, टाउन या शहरों की संख्या 154 है और गांव या विलेजों की संख्या 6841 है। इसमें आगे पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है तथा साथ के साथ में इंडिया के साथ में भी इसका कंपैरिजन किया गया है, क्योंकि हमें इंडिया की पॉपुलेशन या जनगणना से संबंधित आंकड़े याद करने होते हैं, तो हमें एक ही जगह दोनों के आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं जो हमारे लिए बहुत काम के हो सकते हैं। तो इनको एक एक करके देखते हैं। हरियाणा की जो टोटल जनसंख्या है सेंसस 2011 के अनुसार, क्योंकि अभी 2021 वाली 2026 में स्टार्ट हुई है, 2027-28 में उसके आंकड़े आएंगे, तब तक हमारी जो जनगणना के हैं यही आंकड़े माने जाएंगे। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं सेंसस 2011 के अनुसार दिए गए हैं। हरियाणा की टोटल जनसंख्या है 2,53,51,462। इसको ऐसे याद किया जा सकता है और ये सारे के सारे आंकड़े आप लोगों ने ऐसे ही याद करना है, 2,53,51,462। और इनको रफली अगर याद रखना है तो करीब करीब 2.5 करोड़ हरियाणा की जनसंख्या है। एग्जैक्ट याद आपको होनी भी चाहिए, 2,53,51,462। 4-5 बोलोगे और इसको बार बार सुनोगे तो ये आंकड़े याद हो जाएंगे। 2,53,51,462, 2,53,51,462 या 2.5 करोड़। इसके बाद अलग अलग मेल और फीमेल की जनसंख्या बताई गई है। मेल या पुरुषों की संख्या है 1,34,94,734, 1,34,94,734। इसको ऐसे याद रखो, इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक है, 1,34,94,734, तो 2 बार 34 34 है। इसमें ऑप्शन देख के आइडिया लगा सकते हैं, 1,34,734, 1,34,734। उसके बाद फीमेल या महिलाओं की संख्या 1,18,56,728। इसमें भी देखेंगे तो 18 और 28, 18 और 28 ऑप्शन देख के हमें याद आ सकता है कि 18 और 28 का कुछ कॉम्बिनेशन था, 1,18,56,728, 1,18,56,728। उसके बाद रूरल जनसंख्या, गांव की जनसंख्या और उसकी परसेंटेज भी दी गई है, 1,65,09,359, 1,65,0,359, 1,65,09,359, 1,65,09,359। और साथ के साथ में परसेंटेज सिर्फ इसी का दिया गया है और एक क्वेश्चन देखो एज इट इज यहीं से उठाया गया है। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए जो कि 2023 में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था, हरियाणा में ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में पूछा गया, क्योंकि एक ही आंकड़ा वहां पे प्रतिशत में दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बना है जो कि लगभग 65% है। तो इसलिए यहाँ से हम देखते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करना है आप लोगों ने। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी या घनत्व के बारे में बताया गया है, जो कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को दर्शाता है। हरियाणा की 573 है, हरियाणा की 573 है, जो कि भारत की 368 है। हरियाणा की 573, हरियाणा की 573, भारत की 368 जनसंख्या घनत्व।
उसके बाद लिटरेसी रेट या साक्षरता दर के बारे में बताया गया है, परसेंटेज में बताया गया है। ये मेल या पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 84.1 हरियाणा की है, 80.9 भारत की है। 84, क्योंकि अब हम हरियाणा पे फोकस कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा डाटा हरियाणा का ही बोलूँगा। सेंटर का अगर आप लोगों ने देखना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके उसको आप याद कर सकते हैं। फीमेल या महिलाओं की जो साक्षरता दर है हरियाणा में वो 65.9% है, और दोनों का एवरेज निकाले तो 75.6% है। अगर हरियाणा में साक्षरता दर की बात आती है तो वो आंकड़ा में याद रखना 75.6%। अगर सिर्फ साक्षरता दर पूछे तो 75.6%, पुरुषों की पूछे तो 84.1% और महिलाओं की 65.9%। आप देखोगे कि हर एक आंकड़े में हरियाणा इंडिया के एवरेज से ज़्यादा है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि निम्नलिखित में से हरियाणा की लिटरेसी रेट या जनसंख्या घनत्व भारत से कम है या ज़्यादा है, तो इस टाइप से भी आप लोगों ने कंपैरिजन साथ के साथ करते जाना है। उसके बाद में सेक्स रेशो के बारे में डाटा दिया गया है। हरियाणा का 2011 के अनुसार सेक्स रेशो 879 थी, जबकि भारत की सेक्स रेशो 943 थी। इस मामले में हरियाणा भारत से पीछे है। अभी ये लगभग 913 के आसपास पहुंच गई है, लेकिन अभी तक क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े नहीं आए हैं तो हमें अगर 2011 के अनुसार पूछे तो 879 ही हमारा आंसर होगा। अगर लेटेस्ट पूछे तो अभी वर्तमान में क्या है तो उसके अनुसार 913 के आसपास पहुंच गई है। इसके बाद इसमें स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं, जैसे कि बर्थ रेट या जन्म दर और डेथ रेट या मृत्यु दर। इसमें जो लेटेस्ट आंकड़ा उपलब्ध है वो 2023 का है। जैसे हमने सेंसस या जनगणना में देखा था 2011 के लिए हमने आंकड़े याद किए थे, इसी प्रकार स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़े 2023 के लिए दिए गए हैं। एग्जाम में पेपर क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि सर आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2023 में हरियाणा में मृत्यु दर कितनी थी या जन्म दर कितनी थी। तो इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं उनको एक बार देखते हैं। हरियाणा में बर्थ रेट या जन्म दर कंबाइंड, जो कि गांव की और शहरों की मिलाकर कैलकुलेट की जाती है, और ये है 18.7, जबकि भारत के लिए ये 18.4 है। जन्म दर क्या होती है? 1000 की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हरियाणा की जन्म दर क्या है तो हमें आंकड़ा याद रखना है 18.7। लेकिन अगर पर्टिकुलरली ये पूछ लेते हैं कि हरियाणा की ग्रामीण जन्म दर क्या है, वो है 20, जबकि शहरी है 16.8। इसी प्रकार भारत की जन्म दर, ग्रामीण जन्म दर देखें तो 20.3 है और शहरों में ये 14.9 है। इसके बाद मृत्यु दर जो कि 1000 की जनसंख्या पर होने वाली डेथ की संख्या को दर्शाता है। हरियाणा के लिए ये कंबाइन 6.8 है, जबकि भारत के लिए 6.4 है। इसी प्रकार रूरल मृत्यु दर हरियाणा के लिए 7.1 है, जबकि शहरों में ये 6.4 है। इसके साथ साथ हमें भारत से संबंधित आंकड़ा भी याद रखना है। भारत में ग्रामीण मृत्यु दर 6.8 है, जबकि शहरों में ये 5.7 है। इसी प्रकार इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं, जो कि कंबाइंड रूप से हरियाणा के लिए 26 है, गांव में ये 29 है और शहरों के लिए ये 20 है। इसी प्रकार भारत का देखें तो कंबाइंड रूप से 25 है और ग्रामीण के लिए 28 है तथा शहरों में ये आंकड़ा 18 है। इसमें इसकी डेफिनेशन का भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी डेफिनेशन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिशु मृत्यु दर क्या होती है। शिशु मृत्यु दर एक साल में यदि 1000 बच्चों का जन्म होता है
एक साल में यदि 1000 बच्चों का जन्म होता है तो उसमें से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इसमें 1000 अगर बच्चे हरियाणा में जन्म लेते हैं तो उनमें से 26 बच्चों की डेथ हो जाती है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि शिशु मृत्यु दर क्या है, और इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर और अकेला मृत्यु दर में क्या डिफरेंस है। अगर शिशु नहीं हो, पेपर में आ जाए मृत्यु दर क्या है। मृत्यु दर में क्या होता है कि 1000 की टोटल जनसंख्या पर मरने वाले सभी स्त्री या पुरुषों की संख्या, इसमें केवल जो शिशु मृत्यु दर है इसमें केवल 1 साल तक के बच्चों को कैलकुलेट किया जाता है, और मृत्यु दर में सभी एज के व्यक्तियों को कैलकुलेट किया जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। इसी प्रकार नेक्स्ट जो आंकड़ा दिया गया है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, यानी कि मातृ मृत्यु दर जो हरियाणा के लिए 89 है और इंडिया के लिए 88 है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या होता है, अगर 1 लाख बच्चों का जन्म होता है तो उस जन्म के दौरान कितनी महिलाओं या माताओं की मृत्यु हो जाती है उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, जो कि हरियाणा के लिए 89 है। यानी कि अगर 1 लाख बच्चों का जन्म किसी साल में होता है तो उसमें प्रसव के दौरान 89 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। आगे इसमें भूमि उपयोग से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं, जैसे कि नेट एरिया शोन, यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है। एरिया शोन मोर देन वंस, यानी कि एक से अधिक बार फसल कितनी भूमि पर उगाई जाती है। और उसके बाद टोटल क्रॉप्ड एरिया, कुल या सकल फसल क्षेत्र। और इसके बाद में एरिया शोन मोर देन वंस टू द नेट एरिया शोन, यानी कि उसका परसेंटेज पूछा गया है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र का एक से अधिक बार बोई गई भूमि का क्या प्रतिशत है। सबसे पहले तो हम इन डेफिनेशन को ही समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में इससे संबंधित आंकड़ा देखेंगे। इसको एक एग्जांपल से अच्छे से समझा जा सकता है कि मान लेते हैं कि एक किसान के पास टोटल 100 एकड़ भूमि है। 100 एकड़ भूमि है तो वो एक सीजन में, हमें पता है कि रबी का सीजन होता है, खरीफ का सीजन होता है, जायद का भी होता है, उसको हम छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये 2 सीजन को ही देखते हैं। तो मान लेते हैं कि किसान ने रबी के सीजन में अपनी सारी भूमि यानी कि 100 एकड़ पर ही फसल लगाई। तो रबी के लिए जो भूमि का आंकड़ा हो जाएगा 100 एकड़। उसके बाद खरीफ के सीजन में खरीफ के सीजन में उसने खरीफ में उसने केवल 90 एकड़ भूमि पर केवल 90 एकड़ भूमि पर ही फसल उगाई। तो टोटल क्रॉप्ड एरिया निकालने के लिए हमें जो रबी में जितनी भूमि पर उसने फसल उगाई थी प्लस जो खरीफ सीजन में उसने जितनी भूमि पर फसल उगाई थी, उन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमें टोटल क्रॉप्ड एरिया प्राप्त हो जाएगा, जो कि 190 एकड़ के बराबर आता है। तो अब इसको दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग। जो टोटल क्रॉप्ड एरिया होता है, जो कुल सकल फसल क्षेत्र होता है, वो हमारा रबी और खरीफ दोनों फसलों को मिलाकर उसको कैलकुलेट किया जाता है, जो कि 6737 हेक्टेयर है। 6737 हेक्टेयर 6737 हेक्टेयर है। इसमें रबी और खरीफ दोनों फसलों को कैलकुलेट किया जाता है। अब देखते हैं कि एरिया शोन मोर देन वंस, यह वह क्षेत्र है जिस भूमि पर एक से ज़्यादा बार एक साल के दौरान फसल उगाई जाती है। तो यह क्षेत्र हरियाणा के लिए 3223,000 हेक्टेयर है। बस इसके बाद है नेट सोन एरिया या शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी कि हमारे पास जमीन बोने के लिए एक्चुअली में है कितनी। हमने इस एग्जांपल में देखा था कि किसान के पास किले तो 100 ही हैं, तो वही तो नेट शुद्ध बोया गया क्षेत्र होगा। तो हमारे पास जो भूमि बोने योग्य भूमि है वो है 3514
हजार हेक्टेयर। अब हमें ये बात क्लियर हो गई है कि नेट या शुद्ध बोया गया क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिस पर हम फसल उगा सकते हैं, और एक से अधिक बार बोई गई भूमि वो होती है जिस पर एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसलें ली जाती हैं, जो कि हमारे केस में 90 था, यानी कि 90% के आसपास था, और एक्चुअली में हरियाणा में 91.72 है। एक बार यही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था कि हरियाणा का जो एरिया सोन मोर देन वंस है, नेट एरिया सोन का कितना प्रतिशत है, यानी कि हरियाणा में ऐसी कितनी भूमि है जिसमें एक से अधिक बार फसल बोई जाती है, वो है 91.72। भारत के संदर्भ में ये आंकड़ा देखें तो 56.76 है। इसके साथ साथ आप भारत से संबंधित ये आंकड़े भी याद रख सकते हो, लेकिन हमारे हरियाणा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंकड़ा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार ओरिजिनल आंकड़ों को देखते हैं, जैसे कि हरियाणा में जो टोटल बोने योग्य भूमि है वो है 3514,000 हेक्टेयर। इसमें से ऐसी भूमि जो जिस पर एक से अधिक बार फसल बोई जाती है वो है 3223,000 हेक्टेयर। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें कुल क्रॉप्ड एरिया या सकल फसल क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। तो इसमें देखोगे 4 और 3 7, 1 और 2 3, 5 और 2 7, तो जो ये आंकड़ा है इन दोनों को जोड़कर ही प्राप्त किया गया है। और इसी प्रकार जो ये 91.72% है, ये हमारा जो ये वाला आंकड़ा है यानी कि 3223, इसके अनुपात में कितना है, इसको ऐसे कैलकुलेट किया गया है, तो ये हमारा 91.72 के आएगा, और यही एग्जाम में पूछा गया था। आगे इसमें ऑपरेशनल होल्डिंग से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं, जो कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार हैं। इसमें बताया गया है कि नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग हरियाणा में 1628,000 हैं। इसी प्रकार एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स 3609,000 हेक्टेयर है, और एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग 2.22 हेक्टेयर है। ऑपरेशन होल्डिंग को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि हम अक्सर गांव में पूछते हैं कि जैसे कि रमेश के हिस्से में कितने किले हैं, 10, सुरेश के हिस्से में कितने किले हैं, 5, और ऐसे ही अनिल के हिस्से में कितने किले हैं, 2। तो जो ये 10, 5 और 2 हैं, इसको हम एक यूनिट, एक इकाई के रूप में काउंट करते हैं, तो इस प्रकार की यूनिट हमारी 1628,000 निकल के आती हैं। और जब हम इन 1628,000 यूनिट में टोटल भूमि को कैलकुलेट करते हैं तो वो 3609,000 हेक्टेयर भूमि निकल के आती है। उसके बाद में जब हम एवरेज निकालते हैं कि एवरेज हरियाणा में एक किसान के पास कितनी भूमि है, तो वो 2.82 हेक्टेयर है, जो कि भारत के लिए 1.08 हेक्टेयर है। आगे इसमें बिजली से संबंधित कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे कि हरियाणा में टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, 16,016 मेगावाट, यानी कि जो पावर प्लांट्स लगाए गए हैं उनकी कैपेसिटी 16,016 मेगावाट है। ये पावर प्लांट 6,76,625 किलोवाट आवर यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं। उसमें से जो सरकार या बिजली कंपनियां कंज्यूमर्स को बेचती हैं, उसमें से 6,09,786 यूनिट या किलोवाट आवर उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं, जिनको बेच दिया जाता है। तो इसी प्रकार हमारे जो बिजली उपभोक्ता हरियाणा में है वो 81,65,554 हैं। एक बार यही आंकड़ा पेपर में पूछा गया था, जो कि हमने शुरुआत में क्वेश्चन के थ्रू देखा भी था कि हरियाणा में टोटल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है। उस टाइम पे कुछ और थी, और अभी जो ये 81,65,554 हो गई है। तो इन सभी आंकड़ों को आपने अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी आंकड़े से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखिए सीटी 2022 में
क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है। डायरेक्ट यहीं से लिया गया क्वेश्चन है। इसके बाद स्टेट की जीएसडीपी से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ जो आंकड़े दिए गए हैं वो करंट प्राइसेस पे दिए गए हैं। अगर आपको करंट प्राइसेस या कांस्टेंट प्राइस में डिफरेंस नहीं पता है तो ये मैंने सेपरेट अलग से बजट वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम आंकड़ों को ही पढ़ेंगे, जैसे कि 2025-26 में यानी कि पिछले वर्ष हरियाणा की जीएसडीपी कितनी रही। 13,67,769 करोड़ रुपए। 13,67,769 करोड़ रुपए हरियाणा की जीएसडीपी पिछले वर्ष रही। इसी प्रकार जीवीए को देखें तो वैल्यू एडिड को देखें तो 12,07,442 करोड़ रुपए। 12,07,442 करोड़ रुपए। और हमें पता है जो हम जीडीपी या जीवीए कैलकुलेट करते हैं वो 3 सेक्टर को मिलाकर कैलकुलेट करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसमें प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर आते हैं, यानी कि कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र। उनका भी अलग अलग देखें तो एग्रीकल्चर की जो जीवीए में योगदान है 2,01,616 करोड़ रुपए। इसी प्रकार इंडस्ट्री यानी कि सेकेंडरी सेक्टर का 3,53,419 करोड़ रुपए और सर्विस सेक्टर यानी कि टर्सरी सेक्टर का 6,52,407 करोड़ रुपए। इसके बाद में लास्ट में जो आंकड़ा दिया गया है, यहाँ से एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पर कैपिटा इनकम यानी कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष कितनी रही। 3,95,618 रुपये। 3,95,618 रुपये प्रति व्यक्ति हरियाणा की आय रही, जो कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,19,575 रुपये से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है। तो इस क्वेश्चन को देखिए जो कि सीटी 2022 में पूछा गया था कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे से ही उठाया गया है। ये क्वेश्चन बिजली उपभोक्ताओं से संबंधित पूछा गया था, जो अभी हमने डिस्कस किया गया है सीटी 2022 में ही। इस प्रकार हमने इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में हरियाणा एट ए ग्लांस नामक टॉपिक में दिए गए आंकड़ों को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है। इन्हीं आंकड़ों से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही आंकड़े आपके लिए पूरे साल के लिए करंट अफेयर्स का भी काम करेंगे, क्योंकि यहीं से किसी न किसी डाटा से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए इस डाटा को आपको अच्छे से याद रखना है। इसको याद करने के लिए पहली बार तो आपने इसको अच्छे से देखना है, नोट्स बनाने हैं। उसके बाद जब इसका रिवीजन करो तो केवल सुनने से, जैसे ही बस में ट्रैवल कर रहे हो या खाना खा रहे हो तो उस टाइम इसको ऑन करके छोड़ दो, तो बार बार सुनोगे तो ये डाटे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो इकोनॉमिक सर्वे के दूसरे चैप्टर्स पर, हर चैप्टर में एक वीडियो में एक चैप्टर को कवर किया जाएगा। उसके साथ में ही उससे संबंधित एमसीक्यू भी होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।